जोहार दोस्तों, मैं हूं प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैं यहां पर 14th जेपीएससी के जो पीटी का सिलेबस है उस पे आधारित जितने सारे झारखंड जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट हैं, उसके जो भी आपका टॉपिक है वो सभी यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। और मेन अभी मैं पढ़ा रहा था सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट। इसमें सीएनटी एक्ट को मैं शुरुआत किया हूँ और उस सीएनटी एक्ट में अभी तक हम लोगों ने इसके टोटल 19 अध्यायों में 10 अध्याय लगभग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें 9 का क भी आता है। राइट, तो अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल को ठीक से देख रहे हैं, एक एक वीडियो को देख रहे हैं, तो ये आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं पूरा विस्तार में सीएनटी एक्ट को पढ़ा रहा हूँ। आज का टॉपिक रहेगा इसका अध्याय नंबर 10, और इस अध्याय नंबर 10 में हम लोग देखेंगे भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए अलग अलग उपबंध क्या क्या किए गए हैं। ठीक है, ये इसमें 3-4 जो आपका सेक्शन है, धारा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद बाकी आप सभी जानकारी के लिए ज़रूर से ज़रूर चीज़ों को पढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर सेक्शन नंबर 64। ठीक है, सेक्शन नंबर 64 में उपायुक्त के आदेश से भूमि का कोड़कर में परिवर्तन के विधि को दिया गया है। अब ये कोड़कर भूमि क्या होता है, सबसे पहले ये आपको जानना पड़ेगा। तो अगर कोड़कर भूमि समझना है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नोट में, रैयत द्वारा प्रति भूमि, कोई प्रति भूमि है उसके पास या फिर कोई टाण है, उसको कोड़ कर तैयार किया गया। यानी कि कोई टाण भूमि है तो उसमें खेतीबाड़ी तो आप नहीं कर सकते, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, कोड़ा जाता है, यानी कि जोता जाता है। ठीक है, हल के द्वारा या फिर किसी भी विधि से आप उसको उसकी मिट्टी को कोड़ेंगे, तो इसीलिए उसका नाम हो गया कोड़कर भूमि। ठीक है, कोड़कर भूमि इसीलिए नाम हो गया। तो इस प्रकार तैयार खेत प्रारंभ में लगान से मुक्त होता है। ठीक है, लगान नहीं लगता है, तथा बाद में लगान का निर्धारण किया जाता है जो सामान्य लगान दर से कम होता है। राइट, ये प्रति भूमि है, टाण भूमि है, जो किसी भी तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है। ओके, तो सरकार यानी कि जो उपायुक्त है उन्होंने उनको आदेश से दिया कि आप इस ज़मीन को ले लीजिए और इसका उपभोग कीजिए, इसको यूज़फुल बनाइए। तो इस तरीके से दिया जाता है। तो उस जो रैयत उस भूमि को कोड़ा, प्रति भूमि या टाण को, उसको कोड़कर भूमि कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 66। 66 में क्या है, भूमि को कोड़कर में परिवर्तित करने पर प्रतिषेध। अब ये कोड़कर भूमि पहला में दिया 64 में कि उसको कोड़कर बनाओ, लेकिन दूसरा चीज़ दिया कि कौन सी भूमि को आप नहीं बना सकते कोड़कर भूमि। तो देखिए क्या होता है, कुछ भूमि ऐसे होते हैं जहाँ पर बगीचे बने होते हैं और जो कृषि लायक होता है, कल्टिवेटेड लैंड होता है, या फिर जहाँ पर घर और बना हुआ है, वास भूमि है। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग कोड़कर में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए पहले ही जो लिखा था कोड़कर में, वो प्रति भूमि और टाण को प्रदर्शित कर रहा था कि उन भूमियों को हम लोग कोड़कर में परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब कोड़कर भूमि जो होगा उसमें अधिभोगाधिकार किसको होगा, कौन करेगा, इन बातों को हम लोगों को देखना है। और ये आर्टिकल नंबर सेक्शन नंबर 67 में हम लोग देखेंगे। ओके, इसको थोड़ा मैं ऊपर ही कर देता हूँ ऐसे। तो सेक्शन 67 में दिया है, ऐसा रैयत जो किसी भूमि को जोतता या धारित करता हो, उस जोत को उसने या उसके परिवार के किसी सदस्य ने कोड़कर में परिवर्तित कर दिया है, तो इस बात के होते हुए भी कि उसने उस भूमि पर 12 वर्षों को, देखो पहले भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, 12 वर्षों तक खेती नहीं की हो, उसे धारण नहीं किया है, उस पर भूमि पर अधिभोगाधिकार होगा। यानी कि जो रैयत, जो किसान, जो आदमी किसी प्रति भूमि या टाण को कोड़कर में परिवर्तित किया है और उस भूमि को पहले भी उस चीज़ को उसको दे रखा था, लेकिन उसने 12 वर्षों तक इसमें कोई भी काम नहीं किया है, 12 वर्षों तक कोई भी काम नहीं किया है, फिर भी उस भूमि का, उस रैयत को उस भूमि का उपयोग करने के लिए अधिकार रहेगा। ठीक है, ये कहता है सेक्शन नंबर 67।
कितना में कहता है, सेक्शन नंबर 67। इसके पहले 9 का क में देखे तो बंजर भूमि का बंदोबस्त थी ना, उसमें दिया था ना 12 वर्षों तक नहीं करेगा तब भी करे अधिकार रहेगा, वही चीज़ है यहाँ पर। अब 67 का कम है, कोडकर में संपरिवर्तित भूमि के लगान का निर्धारण कौन करेगा और कितना होगा। तो कोडकर में बदले जाने के बाद प्रथम कृषि वर्ष की फसल की कटाई के 4 वर्ष बाद तक लगान देय नहीं होगा। मतलब यहाँ पर एक तरीके से देखिए, ये प्रथम कृषि वर्ष का फसल की कटाई हो गया, मतलब 1 साल यहाँ हो गया और यहाँ पर 4 साल बाद तक बोला है, मतलब टोटल 5 वर्षों तक उसको लगान देने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर उसने उस भूमि को कोडकर में परिवर्तित किया है तो। अब आगे देखिए, 4 वर्ष की अवधि के उपरांत कोडकर भूमि पर लगान की दर में तृतीय वर्ग की धनहर भूमि के लिए प्रचलित दर से अधिक या रूढ़ी के अनुसार इस दर के आधे से अधिक नहीं होगा। मतलब उसको सबसे मिनिमम लगान देना पड़ेगा, ठीक है, सबसे मिनिमम किसी उस क्षेत्र में जो भी धनहर भूमि है और उसमें जो दर निर्धारित किया गया है उससे कम देना पड़ेगा। ओके, तो ये है 67 का काम है। अब यहाँ पर देखिए, काश्तकार को बेदखल किया जाना। सबसे पहले तो दिया था वहाँ पर रेयतों या काश्तकार, रेयत काश्तकार सब एक ही है ना, किसान सब एक ही है। तो उन लोगों को भूमि पहले कोडकर में परिवर्तित करने के लिए दिया गया, फिर दिया गया कि कौन सा भूमि को वो करेगा और कौन सा भूमि को नहीं करेगा। उसके बाद दिया गया कि अब उसको अधिभोग अधिकार होगा, वो उस जमीन का उपयोग कर सकता है। फिर दिया है कि उसका लगान कितना होगा। अब यहाँ क्या देखेंगे कि अगर काश्तकार को हमने ज़मीन दी थी तो ले भी सकते हैं, तो लेने का प्रक्रिया क्या है, ये है सेक्शन नंबर 68 में, धारा 68 में। तो काश्तकार को बेदखल किया जाना, ये किसी भी काश्तकार को किसी डिक्री या उपायुक्त के आदेश के सिवा उसकी काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता है। ये देखिए, आगे पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं काश्तकारों, जब हम लोग काश्तकार के वर्ग पढ़े थे उसके बाद, ठीक है। तो यदि किसी अधिभोगी या अंधिभोगी रैयत द्वारा उचित तरीके से भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है, उसने अधिनियम के किसी शर्त का उल्लंघन किया हो, तो उसे बेदखल किया जा सकता है। परंतु यदि उसने निर्धारित समय अवधि में आदेश द्वारा निर्धारित प्रतिकर की रकम चुका दी हो, तो उसकी बेदखल रद्द की जा सकती है। बेदखली रद्द की जा सकती, मतलब बेदखल उसको नहीं किया जाएगा। समझ में आया। पहला चीज़, काश्तकार को बेदखल कौन करेगा, डिक्री के द्वारा उपायुक्त के आदेश से करेगा, ठीक है। उसके बाद यदि किसी अधिभोगी या अंधिभोगी कोई भी रैयत हो, ठीक है, अगर भूमि का उपयोग सही तरीके से नहीं किया, जो शर्त लागू होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं किया है, तो उसका उल्लंघन किया है, तो उसको बेदखल किया जा सकता है। देखिए, ये सब पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर काश्तकार और भूस्वामी का विशेष परिकीर्णन के बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ फिर से रिपीट किया गया है उसको 69 में, ठीक है, कुछ कुछ संबंधों में। तो आप CNT एक्ट में जो है धारा मैंने कहा था 30 तक कम से कम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब फिर और एक कंडीशन है, एक कंडीशन ये क्या है कि कोई बेदखल, देखिए इसमें ये 71 में है, कोई बेदखल काश्तकार बेदखली की तिथि से 1 वर्ष, अधिभोगी रैयत में 3 वर्ष, ठीक है, के भीतर काश्तकारी के कब्जे में प्रतिस्थापित कर दिए जाने की प्रार्थना करते हुए उपायुक्त को आवेदन दे सकता है। मतलब मैं काश्तकार हूँ, मुझे ज़मीन से बेदखल कर दिया गया है, अब मैं चाहता हूँ कि फिर से इस ज़मीन को मैं ले लूँ, तो जो बेदखली ईयर था उस ईयर में नहीं, उसके 1 वर्ष बाद आप आवेदन जाके उपायुक्त को दे सकते हैं कि मुझे फिर से ज़मीन दे दिया जाए। और अगर वो अधिभोगी रैयत है तो उसको 3 साल बाद आना पड़ेगा। ये कंडीशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, अब देखिए फिर कहता है कि 17 का क में विधि विरुद्ध अंतरित भूमि पर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पुनः कब्जा वापस दिलाना। सबसे पहले ये याद रखिए कि धारा 46 में आप सभी को पता है कि जो भूमि है उसको अंतरित कैसे किया जाएगा, रूपांतरण कैसे किसी और को दे सकते हैं। वो भी कंडीशंस था कि ST किसको देगा, SC किसको देगा और OBC किसको देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो इतना कड़ा कानून है, लेकिन इसको फॉलो कहाँ किया जाता है,
अगर फॉलो किया जाए तो एसटी का एक भी ज़मीन नहीं बिकेगा और वो उन्हीं आदमियों के पास रहेगा जो एसटी है और उसी थाने के अंदर वो रहेगा। ठीक है, ये थाना के अंदर दिया था ना एसटी का भूमि का एक दूसरे में हस्तांतरण, और एससी और ओबीसी का दिया था कि एक ही ज़िला में जो उसी ज़िला में रहता है उस भूमि के आसपास वाले ज़िले में उस भूमि जो ज़िले में अवस्थित है उसी में है अगर वो आदमी, तभी उस आदमी को वो बेच सकता है। ठीक है, तो इतना कड़ा कानून होने के बावजूद भी हमारे झारखंड में इतने सारे लोग आके बस गए हैं, दूसरे जगह से ज़मीन खरीद लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए तो इसमें पुनः कब्जा कब करेगा? ऑब्वियस बात है, पहला चीज़ जो धारा 46 के उपबंध को जिसने गलत तरीके से भूमि का स्थानांतरण किया है उससे ज़मीन ले लिया जाएगा वापस। ठीक है, दूसरा क्या, जो भूमि का उपयोग कर रहा है वो अगर सही तरीके से नहीं कर रहा है तब कर दिया जाएगा। अगर अंतर्वर्ती ने उसका भुगतान नहीं किया है उस जो भूमि लिया है उसका, ठीक है, तब भी वो कर लेगा। ठीक है, ये सारी कंडीशंस है जब वो पुनः वापस भूमि को रैयत से ले लेगा भूस्वामी। ठीक है, तो धारा 46 को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब 71 का क में ही देखिए 2-3 कंडीशन और है, ये सब पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसे रिलेट करके आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल में अगर आप नए यूट्यूबर नए देख रहे हैं, आप सभी मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को जब भी मेरा वीडियो आए तो आपको मेरा नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए और आप उसको देख सकें। ओके, यहाँ पर देखिए 17 का कॉम है और क्या है, यदि अंतर्वर्ती ने अंतरण की तारीख से 30 वर्ष के भीतर ऐसी जोत या उसके किसी भाग पर किसी भवन का निर्माण कर लिया हो, अंतरक उसका मूल्य चुकाने को रजामंद न हो, तो उपायुक्त अंतर्वर्ती को 2 वर्ष के भीतर उस भवन को हटाने का आदेश देगा। ऐसा नहीं करने पर उपायुक्त उस भवन को हटवा सकेगा। ये पहले भी हम लोग 24-25 के आसपास में पढ़े हैं, उसको आप देखिएगा। तो देखिए, अगर कोई भूमि का अंतरण किया गया है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भूमि का अंतरण किया गया है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 30 वर्ष के भीतर ऐसी जोत या उसके किसी भाग पर किसी भवन का निर्माण कर लिया गया है। यहाँ किसी ने जो है भवन का निर्माण कर लिया है। ठीक है, तब अब क्या होगा, अब क्या इतना बड़ा भवन अगर उसने बना लिया है तो वो भूमि कोई दे सकता है किसी को? नहीं देना चाहेगा ना, रहने के लिए घर बनाया। लेकिन कहता है अगर वो 30 वर्ष के अंदर किया है तब ये कंडीशन है। अगर उसने अब क्या किया, जो आदमी लिया था जितना बड़ा ज़मीन लिया था उतना बड़ा ही ज़मीन या फिर उसी का वैल्यू का ज़मीन अगर अंतरिती यानी कि जो रैयत लिया है वो इसको अगर दे देता है भूस्वामी को उतना ही मूल्य का भूमि या जोत दे देता है, तो फिर उसको वो ज़मीन वापस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर पाता है, मूल्य उसका नहीं दे पाता है, तो फिर क्या करेगा, उपायुक्त आदेश देगा कि आप 2 वर्ष के अंदर जो है अपना जो भवन है उसको यहाँ से हटा लीजिए। यही उसका आदेश रहता है। ठीक है, 30 वर्ष के भीतर अगर ऐसी जोत या किसी भाग पर भवन का निर्माण कर लिया गया है तब का कंडीशन ये है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर एक कंडीशन था, यदि उपायुक्त को यह समाधान हो जाए कि अंतर्वर्ती ने बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनिमय 1969 लागू होने के पूर्व ही ऐसी जोत पर भवन का निर्माण कर लिया है, तो वह अंतर्वर्ती को आदेश देगा कि वह अंतरक को उसके आसपास समतुल्य का कोई जोत उपलब्ध करा दे या अंतरक के पुनर्वास के लिए उपायुक्त द्वारा निर्धारित प्रतिकर चुका दे। तो ये सब तो बातें अच्छा है, ये वाला नियम था, सेम था, उसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर जब भूमि का हस्तांतरण के लिए पढ़ रहे थे तब। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, पहले वाला इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, इसको पढ़िएगा 17 का ख, विधि विरुद्ध
अंतरित भूमि के संबंध में दंड। यदि इस अधिनियम की धारा 46 का उल्लंघन करके कपटपूर्ण तरीके से किसी भूमि का अंतरण किया जाए और अंतरिती को इसकी जानकारी हो तो अंतरिती 3 वर्ष तक के कारावास या 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित हो सकता है। तो यहाँ कितना दिया है? 3 वर्ष का कारावास दिया है और 1,000 रुपया दंड के रूप में दिया है, ठीक है, जुर्माना के रूप में दिया है। तो अपराध जारी रहने की दशा में अपराध की अवधि तक अंतरिती को प्रतिदिन अधिकतम 50 रुपये अतिरिक्त जुर्माना चुकाना होगा। ये उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा था, है ना। तो कोई भी भूमि का हस्तांतरण हो रहा है और धारा 46 का उसमें उल्लंघन हो रहा है, तो इस तरीके से अंतरण किया जाने वाली भूमि को, है ना, जो अंतरिती लिया है उसको 3 साल की सज़ा और 1,000 रुपये जुर्माना, और अगर ये अपराध जारी रहता है तो 50 रुपये प्रतिदिन जुर्माना चुकाना होगा। ये 71 का ख धारा में लिखा गया है। तो विधि विरुद्ध अंतरिती नहीं होना चाहिए। अभी तो ऐसा है कि झारखंड में सभी लोग, जितने लोगों के पास ज़मीन है, मुझे लगता है सभी लोग पकड़ा जाएंगे। अब देखिए है कि रैयत द्वारा भूमि का अभ्यर्पण। अब देखिए कोई रैयत है, वो उस भूमि को सरेंडर करना चाहता है, तो उसका भी कंडीशन क्या है? यदि कोई रैयत किसी पट्टे या करार से आबद्ध ना हो तो वह किसी कृषि वर्ष के अंत में उपायुक्त की पूर्व मंजूरी से अपने जोत को अभ्यर्पित कर सकता है। मतलब उसमें कोई करार नहीं किया गया, कोई पट्टा नहीं बनाया गया है, कोई उसको रजिस्टर करके ज़मीन को नहीं दिया है कि आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो इस संबंध में क्या करेगा वो, उपायुक्त को पहले ही बता दिया जाएगा, है ना, कि मैं ये भूमि को वापस करूँगा। तो रैयत द्वारा भूस्वामी को अभ्यर्पण के 4 माह वर्ष पूर्व जानकारी देनी होगी, ठीक है। 4 महीने पहले उसको जानकारी देना होगा भूस्वामी के पास, रैयत को, और उपायुक्त का भी मंजूरी लेना पड़ेगा। यदि वह ऐसी सूचना नहीं देता है तो अभ्यर्पण के पश्चात अगले कृषि वर्ष के लिए जोत के लगान का भुगतान भूस्वामी को करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कंडीशन लगाया है। अब भूस्वामी क्यों करेगा? अगर आप ज़मीन को वापस कर रहे हैं, आपको भूस्वामी ने दिया था, यानी कि लैंडलॉर्ड ने किसी रैयत को ज़मीन दिया था, टेनेंट को दिया था, अब फिर से वापस क्यों लेगा उसको, ठीक है। वो तो निफ़िक्र है कि मुझे उसके लिए एवज में पैसा मिल रहा है लगातार, ठीक है, लगान चुका रहा है वो। तो ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पर देखिए, रैयत द्वारा पट्टे को अभ्यर्पित करने के पश्चात भूस्वामी उस जोत का पट्टा किसी अन्य काश्तकार को दे सकता है या फिर स्वयं उस पर खेती कर सकता है। धारा 73 में भी सेम है, रैयत द्वारा भूमि का प्रत्याग जो किया जा रहा है, तो क्या करेगा? यदि कोई रैयत भूस्वामी को बिना कोई सूचना दिए पट्टे का प्रत्याग कर दे, है ना, उस पर स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खेती करना बंद कर दे, तो साथ ही उस पर देय लगान का भुगतान भी ना करे, तो भूस्वामी चालू कृषि वर्ष की समाप्ति के बाद किसी दूसरे रैयत को पट्टा दे सकता है, स्वयं उस पर खेती कर सकता है। जब भूस्वामी को उस रैयत से, उस टेनेंट से किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वो भूमि का यूज़ नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा इस तरीके से, और वो पट्टे वाला भूमि है, ठीक है, पट्टा दिया हुआ था, तो ऐसे में उसका प्रत्याग करने के लिए ये एक विधि लगा सकता है। वो खेतीबाड़ी नहीं किया किसी साल, तो फिर क्या हुआ, दूसरे साल वो ज़मीन को भूस्वामी लैंडलॉर्ड ले लिया, ठीक है। इस तरीके से इसमें बहुत सारे उपबंध किए गए हैं जो आपको आपकी भूमि बचा सकती है। जो SC है, ST है, OBC, सभी के लिए तो नियम बनाया गया है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर और एक बात है। अब कोई लैंडलॉर्ड है, किसी ने वो लैंडलॉर्ड जो है टेनेंट को भूमि दिया है, अब वो भूमि को वापस ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि किसी उपायुक्त को ये महसूस हो रहा है कि जो
टेनेंट है उसने भूमि का प्रत्याग खुद से नहीं किया, स्वेच्छा से नहीं किया है, और वो बकाया लगान के भुगतान भी किया है, तब भी रैयत को भूमि से हटा दिया गया है, तो ऐसे में फिर से उसको रैयत को वो भूमि दे सकता है उपायुक्त। ठीक है, उपायुक्त उस भूमि को दे सकता है। अच्छा, भूमि की माप। भूमि की माप जो है 75 में लिखा हुआ है। किसी संपदा, भूधृति या मुंडा कट्टीदारी काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को भूमि का सामान्य सर्वेक्षण तथा इसकी माप करने का अधिकार होगा। यह अधिकार दिया है, आप अपना भूमि को मपा सकते हैं। यदि भूमि के अधिभोगी द्वारा सर्वेक्षण या माप का विरोध किया जाता है तो भूस्वामी उपायुक्त के पास एक आवेदन देगा तथा उपायुक्त उचित जांच के पश्चात इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देगा। ये भूमि है, ये अभी टेनेंट के पास है, यानी काश्तकार के पास है, ये इसका यूज़ कर रहा है। उधर लैंडलॉर्ड चाह रहा है कि हम अपना भूमि को अच्छे तरीके से जान लें कितना लंबाई चौड़ाई उसका है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये मना कर रहा है, बोलता नहीं ऐसा नहीं करने देंगे। तो ऐसा ये नहीं कर सकता है, उपायुक्त तो उसमें आदेश देगा और उस भूमि का उचित जांच कराएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास में मैंने आपको अध्याय 10 जो पढ़ाया है दोस्तों, इसमें धारा जो है 64 से 75 धारा के बीच में जितने सारे पॉइंट दिए गए हैं उसमें 3-4 इम्पोर्टेंट है, वो आप देख लीजिएगा अच्छे से कि एक तो कोड़कर भूमि क्या है, ठीक है, उसके संबंध में किस तरीके से प्रावधान किए गए हैं, उसका भूमि में लगान कौन देगा, कितना देगा, है ना, कोड़कर भूमि में अधिभोगाधिकार किसका है, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे शब्दों में आप लोग लिख लीजिएगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, और बेदखल का क्या नियम था, ठीक है, और अगर भूमि को वो कब नहीं ले सकता है भूस्वामी वापस फिर से, इन सभी कंडीशंस को आप याद रखिएगा। ये धारा नंबर 64 से लेके आपका धारा 73 है ना, धारा 73 तक है यहाँ पर वर्णित, और 75 में जो था भूमि की माप का अधिकार है किसी भी भूस्वामी का, ये लिखा गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके 2 अध्यायों को और देख लेंगे, 11 और 12 को, और धीरे धीरे हम लोग इस वीक में पूरे CNT एक्ट को समाप्त करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर से वापस, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।